नमस्कार, मैं ओम कृष्ण मिश्र स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल से। मेरा ये पहला लेक्चर और ये लेक्चर स्पेशली डिजाइंड है क्लास 11th या फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब आपके लिए जो अभी जस्ट 10th क्लास पास करके आए हुए हो और आपने ये डिसाइड किया है कि आप मेडिकल की प्रिपरेशन करोगे, नीट क्रैक करना आपका ध्येय है, एम है, और उसके रिगार्डिंग आपने स्टार पीएमटी ज्वाइन किया है और आपके इस मोटो या एम में जो हमारी हिस्सेदारी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो कुछ बातें, बुनियादी बातें। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ ओम कृष्ण मिश्रा। अब देखो, जब आप ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो इससे भी कुछ काम का निकल जाएगा, ठीक है। एम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी उलट दो। और ये जो एमओ थ्योरी है ये प्रपोज की थी मोलिकिन ने, हुंड एंड मोलिकिन। तो कहने का मतलब, हमारे साथ जब आप जुड़ोगे तो ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें, जिन बातों का सीधा संबंध आपके नीट एग्जाम से होगा, सब्जेक्ट की पकड़ से होगा, सब्जेक्ट की समझ से होगा। तो ये हमारा इंट्रो था, नाम हमारा याद हो गया होगा, ओके। दूसरा, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक मतलब पता ही है, बुनियादी छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो कुछ सामान्य सी बातें होती हैं, धीरे धीरे गहराई और बढ़ती है। किसी से फ्रेंडशिप हुई तो पहली बार में तो केवल नाम, अता पता, यहीं तक की बात हो पाती है, धीरे धीरे बातों का दायरा बढ़ता है। ऐसे ही इस टॉपिक में हम किसकी बात करेंगे? बेसिक्स की बात करेंगे। किसकी बेसिक्स की बात करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आप सबको 10th लेवल पर एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। एकदम बैठा है ना। कोई आपसे पूछे आज की डेट में कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ये ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की। और उस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? तो हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ये हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड। जैसे इससे तो आप सब भैया परिचित हो, CH4, ये क्या है? मीथेन है ना, परिचित हम लोग। अच्छा, इसके बड़े भाई, इससे बड़े भाई से भी परिचित हैं, C2H6, इथेन। अच्छा, आप में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार तुम दो ही की बता रहे हो, हम तो इसके पूरे खानदान से परिचित हैं। और पूरे खानदान से परिचित होना हो तो हम क्या याद कर लेते हैं? जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो ऐसे ही तमाम बातों की चर्चा, ठीक है। तो नाम हमारा याद हुआ। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये याद हुआ। अब कितना पढ़ेंगे? तो हम यहां केवल नीट की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं।
अब नीट एग्जाम की बात करें हम, ठीक है ना, तो अभी वर्तमान जो स्वरूप है उस स्वरूप में अभी वर्तमान जो प्रोफार्मा है इस एग्जाम का, पेपर जिस हिसाब से सेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री का पूरा पार्ट है वो आपका 45 क्वेश्चन, और इसमें मेनली इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक इसका सेगमेंट है। तो अगर इक्वलिटी बराबर का पेपर हुआ तो 15 15 15। कभी कभी थोड़ा ये जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है ना, इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, कॉमन हो सकते हैं, तो सेगमेंट थोड़ा इधर उधर चेंज कर जाता है। फिलहाल एक जनरल ऑर्गेनिक का जो सीक्वेंस हम बनाते हैं क्वेश्चन का वो 15 प्लस -2, ठीक है। तो ये इतने की बात करनी है, और ये जो इतनी बात हम लोग को करनी है ना, उसमें 11th का हिस्सा, क्योंकि हम पूरी तरह से अभी फोकस्ड हैं, 11th फाउंडेशन बैच ओरिएंटेशन है हमारा, तो 11th में हमको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो देखिए बहुत सिंपल सा दायरा, इसमें हमें पढ़ना है पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा टॉपिक अभी तक जो था, ठीक है, इस साल के लिए जिसको एलिमिनेट कर दिया गया है, नेक्स्ट ईयर अभी क्लियर नहीं है उसकी सिचुएशन, वो था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अब इसको भी अभी हम लोग अपने कंटेंट में नहीं रखते, तो ये 2 पार्ट हो गए, ठीक है, बस 2 चैप्टर, ठीक है। अब इन 2 को थोड़ा सा और जो है ओपन किया जाए, खोला जाए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में ऐसे आपने सॉल्व किया था ना, वो इस तरह का कुछ, फिर इस तरह का कुछ, फिर इस तरह का कुछ, तो सिंपल सा लिखा हुआ जो है वो बड़ा तमाम सारी बातों का ध्यान रखने वाला पार्ट बन जाता था। ऐसे नन्हे क्लासेस में हम करते थे ना, ऐसे फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसा बनाएंगे डब्बा उब्बा। तो हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो इसमें हमारा एक पार्ट आ जाएगा एल्केन, दूसरा पार्ट आ जाएगा एल्कीन, तीसरा पार्ट आ जाएगा एल्काइन। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट इस एल्कीन का इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अटैच है, ठीक है, ये है डाइईन। डाइईन 2 डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, हाँ, इस नाम से डरेंगे नहीं, 2 डबल बॉन्ड एल्काइन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें आपका बेंजीन, बेंजीन एंड एल्काइलेटेड बेंजीन, एल्काइलेटेड बेंजीन, बेंजीन से परिचित हैं? हाँ, हम लोग देखे हुए हैं इस तरह का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरह का। और एल्काइलेटेड बेंजीन में इसी डब्बे पे ऊपर
ऊपर कार्बन की चेन लगा दिया, जैसे ये CH3, तो ये टॉल्यूइन बन जाता है। क्या बन जाता है? टॉल्यूइन। ठीक है, और बढ़ा दिया इथाइल बेंजीन, 2 कार्बन का कर दिया, इथाइल बेंजीन बन जाता है। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोकार्बन वाला ब्रैकेट ओपन हुआ। और ये जो है ना पहला वाला पार्ट, इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेसिक बातें कितनी की जा सकती हैं ये तो 2 लोगों के बीच पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, संवाद कितना हो सकता है, डायलॉग कितना हो सकता है, ये 2 लोग कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल चूंकि हम एक एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए हमारा दायरा एनसीईआरटी से डिसाइड होगा। कहां से? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको सबसे पहले तो ऑर्गेनिक की हिस्ट्री पढ़नी है, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है, VFT। इसके बाद कार्बन का नेचर पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड, बॉन्ड एंगल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड, बॉन्ड एंगल। इसके बाद सिग्मा पाई कैलकुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है एसिडिटी पे। ठीक है, इस तरह का कुछ और पढ़ाएंगे। तो इसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन, यही थोड़ा सा रुक करके एरोमेटिसिटी देख लेते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है यहां देखने की, लेकिन चूंकि आगे बताया है आपको बेंजीन के बारे में चर्चा करनी है, तो यहाँ थोड़ा सा परिचय, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद एरोमेटिसिटी, फिर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, और इसके भी 3 सिस्टम, कॉमन सिस्टम और ट्राइवियल सिस्टम, IUPAC सिस्टम और डिराइव्ड सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम किसी का। ठीक है ना, कोई भी नाम लेते ही उसकी स्मृतियां, उसके बारे में तमाम बातें हमारी मेमोरी में आने लगती हैं। तो ऐसे ही अगर हमने कह दिया प्रोपेनॉल, तो अब ऑर्गेनिक वाले के दिमाग में चलने लगेगा कि अरे यार ये तो एल्कोहल की बात कर रहा है, ऑल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑल की प्रॉपर्टी दिमाग में आने लगेगी कि OH ग्रुप होता है, H निकल जाए तो एसिडिक, OH निकल जाए तो बेसिक, बेचारा कमजोर एसिड, कमजोर बेस, तो ये लिटमस पे अपना कोई टेस्ट नहीं देता। ऐसी तमाम बातें, तो नाम से बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। तो इस चैप्टर की, इस टॉपिक की हमको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला है इसमें आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, देन बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन, बॉन्ड क्लीवेज, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, then electronic displacement, electronic displacement, सारी कहानी ऑर्गेनिक की, इसका पूरा करता धरता, जिसको हम पूरी तरह से जिम्मेदार बना दें, वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में बात करेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस की कहानी, रेजोनेंस के इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसी तरीके से टेम्पररी में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और बहुत सारे राज खुलेंगे कि ये कंपाउंड इस तरह का रिएक्शन क्यों देता है, कौन इनमें ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा बनेगा। ऐसी तमाम बातों को बताने वाला टॉपिक हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और एंड में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा, जब इतना कर लेते हैं ना,
तो कंपाउंड को प्योर करने के लिए प्यूरिफिकेशन और एस्टिमेशन इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में है फिजिकल में जिसको पढ़ाया जाता है वहां भी इसको जोड़ा जा सकता है, एस्टिमेशन वाला प्रोसेस पीओसी लगा करके या दूसरे भी तरीके हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा 11th का वो कंटेंट हो गया जो हम आपके बीच में रखेंगे। अच्छा, दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो हम अपनी बात रखेंगे अपनी शैली से, अपने ढंग से, अपने अंदाज से, ठीक है। हर बात को कहने का सबका अपना अंदाज होता है, तो आप इस बात पे अंदाज पे नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी शैली अडॉप्ट होगी, हम कुछ लिखी लिखाई बात करेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल देख देख करके पढ़ पढ़ करके, तो वो जो लिखी लिखाई बात करेंगे ना उसका आप नोट्स बनाएंगे और उसको आप याद रखेंगे। एज सच कहीं बताना हुआ तो आप हमारी शैली की बातें नहीं बताएंगे, आपको जो प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल भी कराया जाएगा। अभी हम साथ साथ टॉपिक को पढ़ाते हुए उसके बारे में जिक्र भी करेंगे, ठीक है ना। तो एज सच आप नोट्स भी बनाएंगे और खूब ढेर सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस, ठीक है। जब भी हम ऑफलाइन मोड में क्लास में मिलेंगे तो आप देखेंगे हमारे पढ़ाने के अंदाज में ये दोनों बातें आपको एक साथ दिखाई देंगी। तो फिलहाल ये चर्चा हो गई, ये बात हो गई, ये इंट्रो हो गया हमारा, और आपके साथ जुड़ करके जो हमको काम करना है, ठीक है ना। एक बात सहज सी होती है कि केमिस्ट्री के बारे में पहले से ही एक नेगेटिव अप्रोच डेवलप होती है कि इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है, ठीक है ना। हाँ, रखना होता है, स्टोरेज करना होता है, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें तथ्यों को, स्टेटमेंट्स को दिमाग में रखना ना पड़े। जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट को अपने डेली लाइफ से जोड़ेंगे उतना ही वो मेमोरी में प्रोमिनेंट होगा, जल्दी से उभर कर सामने आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहली बात जो हम लोग को जाननी है वो है VFT। ऑर्गेनिक की जो हिस्ट्री हम देखें, ठीक है ना, तो इसके शुरुआत में एक थ्योरी आई, जिस थ्योरी में एक साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया देखो, ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड है ना उनको आप लैब में नहीं बना सकते, उनको बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है। वो लिविंग सेल में ही बनेंगे, या तो लिविंग प्लांट सेल हो या लिविंग एनिमल सेल हो। तो ये जो थ्योरी थी इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो VFT याद हो गया, वाइटल फोर्स, और T, अच्छा हमारे हिंदी वाले साथी भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं जैव, ठीक है। और यहां एग्जैक्ट फोर्स नहीं होता, तो हिंदी में हम इसको शक्ति बोलते हैं। शक्ति मतलब पावर। तो अब ये हो गया जैव शक्ति। और अभी देखेंगे कि ये जो थ्योरी है बाद में डिस्कार्ड कर दी गई, ठीक है। तो अगर थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है बाद में, तो थ्योरी नहीं रह जाती वो। तो फिलहाल परंपरागत रूप से हम थ्योरी कहते हैं, लेकिन हिंदी वालों ने बड़ा अच्छा शब्द दिया इसको, जैव शक्ति मन। हम इसको वाइटल फोर्स हाइपोथेसिस कह सकते हैं, लेकिन उस डिस्प्यूट में हमको नहीं फंसना। मतलब की बात है क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते, टेस्ट ट्यूब में जो है पर्सनली में ऐसे ले करके ये साहब कह रहे हैं कि भैया आप जो है गरमा उरमा करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी नहीं बना सकते। कौन कह रहा है ये?
वर्जीलियस। कौन? वर्जीलियस। और एरा है 1815 का। 1815 में ये बात कही जा रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी सिंथेसिस के लिए मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होगी। बड़े साइंटिस्ट थे, लोगों ने मान लिया। ठीक है, और 1815 के बाद का पूरा एरा जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ मुड़ गया। कॉम्प्लेक्स के तमाम सारी प्रॉपर्टीज और उनकी सिंथेसिस पर वर्क होने लगे। इसी दौर में इनका एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कंपाउंड पर वर्क कर रहा था, नाम था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर, और ये एक कंपाउंड पे वर्क कर रहा था अमोनियम साइनेट NH4Cl, और ये एरा करीब करीब पहुंच गया था 1828। मतलब कितने वर्षों का डिफरेंस आ चुका था? 13 ईयर का। 13 साल तक फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने की कोशिश नहीं की। ये असर होता है बड़े आदमियों के कुछ कह देने का, वो सही कहें या गलत कहें। तो फिलहाल ये वोलर साहब की बात अमोनियम साइनेट NH4Cl में, इसको उसने लैब में हीट किया, और हीट करके बेचारा थका मादा था जो है सो गया। सोने के बाद देखता है कि पूरा जो है लैब एक खास तरह की गंध से जो है भरा हुआ है। एक कोई गैस निकल रही है और उसकी जो गंध है वो चिर परिचित है, NH2CONH। वो यूरिया की गंध है जो कॉमन यूरिनल्स में आती है। ठीक है, तो अब ज्यों ही वोलर को इतनी बात दिखी तो दिमाग दौड़ा। दिमाग क्या दौड़ा? ये यूरिया, और ये यूरिया कहां बनता है? कहां बनता है? तो आप सब जानते होंगे। हो सकता है पहले दिमाग में आपके आए किडनी। ठीक है, नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे आप तो आप सब जो है जानेंगे कि ये सिंथेसाइज होता है लिवर में। कहां सिंथेसाइज होता है? लिवर, मतलब लिविंग सिस्टम में ये बनता है। ठीक है, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है वो अलग बात। तो ये जो यूरिया है ये लिविंग सिस्टम में बनने वाला कंपाउंड। लिविंग सिस्टम में बनने वाला कंपाउंड वर्जीलियस के अनुसार क्या था? ऑर्गेनिक का कंपाउंड। और वोलर ने कैसे बना दिया? ये टेस्ट ट्यूब, अमोनियम साइनेट, और ये गरमाया और ये यूरिया तैयार। तो खुश हो गया कि मैंने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है। वर्जीलियस जो कहते हैं कि वाइटल फोर्स चाहिए, ऐसे किसी फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ लैब में, यूरिया। ठीक है, बनाने के बाद बेचारा पहुंचा अपने सर के पास और कहा देखो सर, मैंने बनाया है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है, यूरिया बनाया है। ठीक है, सर भी बेचारे, सर अच्छा टीचर वही होता है जो कभी भी अपने को गलत प्रूफ ना होने दे। तो सर ने कहा अच्छा किससे बनाया है? बताया अमोनियम साइनेट से। पूछा अमोनियम साइनेट कहां से? तो कहा बोन के कैल्सिनेशन से, हड्डी के कैल्सिनेशन से, हड्डी को जलाने से ये कंपाउंड। कहा तो हड्डी से ही तो बनाया है। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया। ये कहते हैं टेस्ट ट्यूब में नहीं बनेगा, मैंने टेस्ट ट्यूब में बनाया है, फिर भी बात नहीं मानी जा रही है। चलिए बात ओवरऑल आपको काम की बात भी याद रखनी है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या हो गया? यूरिया हो गया। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, तो क्या जवाब होगा? यूरिया। ठीक है, किसने? वोलर ने। ठीक है, बाद में लोगों ने मान्यता दी और आज के टाइम में ये जो पूरी ऑर्गेनिक की दुनिया है ना,
इसको बोलते हैं वोलर जंगल, वोलर के द्वारा लगाया हुआ जंगल। हालांकि जंगल कोई लगाता नहीं सामान्य रूप में, जंगल तो अनायास जो है बढ़ता है, उसी तरीके से अनायास ढेर सारे ये ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो काम की बात हुई क्या, VFT आप सबको याद, VFT वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय वर्जीनियस। दूसरी बात, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब यूरिया, किस साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक वोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कह सकते हैं, वोलर जंगल कह सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनफैक्ट हम वोलर जंगल कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो आप, अगर यहीं से हम क्वेश्चन निकालने लगे ना नीट के, तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलने लगेंगे। जैसे इसमें एक कॉमन क्वेश्चन निकलता है आइसोमेरिज्म का कि ये टाटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, टाटोमेरिज्म। तो अभी आपको बताएंगे कैसे टाटोमेरिज्म देखते हैं, फिलहाल अभी रट्टा मार करते हैं और ये बात याद कर लेते हैं यहां पे कि यूरिया में टाटोमेरिज्म होता है। ये जो हाइड्रोजन है यहां से टाटा करते हुए इसके पास आ जाता है, और जब ये NH2 का H इसके पास आता है O के पास, तो ये बेचारा बताने चला आता है कि अरे वर्मा जी देखो आपका बच्चा मेरे यहाँ चला आया है। क्या कह रहा हूं, इसका एक नया फॉर्म बन गया, इस NH2 का H O के पास चला गया, तो ये बेचारा अब NH रह गया, और ये C यहाँ O के पास आया तो ये OH हो गया, और इधर NH2, और ये जो पाई है ना, ये दूसरा जो बॉन्ड है वो यहाँ इनके बीच में आ गया, तो कुल मिलाकर के H इनके घर और पाई इनके घर। ये सिंपल बात होती है टाटोमेरिज्म, पढ़ा जाएगा खूब किससे कहानियां इनसे रिलेटेड, लेकिन अभी तो एक पॉइंट याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि यूरिया में टाटोमेरिज्म होता है। दूसरा पॉइंट हम आपको याद नहीं कराएंगे, बस इशारा करेंगे। आपसे इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ दे, यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप खूब करोगे, नन्हे क्लासेस में खूब किया है, H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज, CH4 में कार्बन का परसेंटेज, ऐसे ही यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज। या 3-4 कंपाउंड दे दे और कहे कि भैया बताओ इसमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज किस में है, आप धड़ल्ले से कर जाओगे। ये इस पे दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन, ये भी फिजिकल का जब पढ़ाया जाएगा तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछता है। अब देखने में लगता है एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, तो ये बाई मॉलिक्यूलर है। कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर है। तो इस तरीके से अप्रोच आपको समझ में आ रही होगी। अगर केवल बोर्ड के लिए बात करनी होती तो 2 लाइन में आगे निकल जाते, नीट के अकॉर्डिंग बात करनी है तो कुछ पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं, और इन पॉइंट्स को पहले याद किया जाता है और फिर समझने की भी कोशिश की जाती है। ठीक है, दोनों अप्रोच आपको साथ साथ दिखेगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम आ गई। क्या कॉमन प्रॉब्लम आ गई कि लोग बेचारे क्रेडिट नहीं दे रहे थे। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन तो गया, लेकिन क्रेडिट ही नहीं मिली। अब कोई काम आप कर दो और कोई क्रेडिट ही ना दे तो बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है ना। तो ऐसी ही कुछ स्थिति थी, लेकिन वोलर के इस वर्क ने उस समय के जो यूथ साइंटिस्ट थे, जो नए थे, उनको एक जो है विश्वास दिया। उनको लगा कि ये सही कह रहा है बंदा, टेस्ट ट्यूब में इसने कोई मटेरियल रखा है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नॉर्मली बनाया जा सकता है, कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई जादू वादू नहीं है। बस दिक्कत किस बात से है कि जो मटेरियल लिया जा रहा है अमोनियम साइनेट, उसकी जगह कुछ नेचर में और खोजा जाए। और तमाम लोगों ने प्रयास किए और सफलता मिली कोल्बे, सफलता मिली इसमें कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया। कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया।
एसिड फंक्शनल ग्रुप आप में से कुछ लोगों को याद होगा COOH, इसको हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब HCOH इसका कॉमन नेम होता है फार्मिक एसिड, SCOH इसका नाम फार्मिक एसिड, CH3COH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन ऐसे ही हो जाए प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन हो जाए ब्यूटायरिक एसिड, 5 कार्बन हो जाए वैलेरिक एसिड, 6, 7, 8, 9, 10 वाले भी बता सकते हैं, जरूरत नहीं। तो फार्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, फार्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, ये 5 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। फार्मिक वाला रेड एंड लाल चींटियों से, एसिटिक वाला विनेगर सिरके से, प्रोपियोनिक, प्रोपियोन मींस पहला फर्स्ट एसिड, ब्यूटायरिक बटर डिराइव्ड, बटर में जो हो, वैलेरिक वैलेरियम प्लांट रूट। तो फिलहाल ये एसिटिक एसिड बनाया कोल्बे ने। अच्छा एक बात और याद रखनी है आपको, बहुत सारी बातें हमारी आपको याद रखनी होंगी। तो ये जो एसिटिक एसिड है ना, इसको टेबल एसिड भी कहते हैं। किसी साल में क्वेश्चन बन सकता है, सिरके में पाया जाता है सिरका टेबल पे, इसलिए ये एसिड टेबल एसिड। ऐसे ही एक और पॉइंट याद रखना है आपको, सुक्रोज, इसको टेबल शुगर कहते हैं। तो याद रहेगा, यहां हालांकि कोई पर्पज नहीं, लेकिन ऐसे ही जोड़ लेते हैं तमाम चीजों को। तो ये टेबल एसिड किसने बनाया? कोल्बे ने। और अब जो है विवाद की बात आ गई। अगर कहा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म, तो आप एसिटिक एसिड को टिक करेंगे और कोल्बे को श्रेय देंगे। अगर कहे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, तो आप यूरिया बताएंगे, वोलर को याद करेंगे। तो ये बात एसिटिक एसिड वाली क्लियर हो गई, टेबल एसिड की बात क्लियर हो गई। आगे एक रिएक्शन से आपको जोड़ते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे रिएक्शन जो है आपने 9th और 10th लेवल पे पढ़ रखे हैं। एक रिएक्शन से यहां जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो एसिटिक एसिड बनाया ना कोल्बे ने, ये कैसे बनाया? उसने एक कंपाउंड लिया कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इनके साथ कार्बाइड्स के बारे में खूब ढेर सारी बातें बताएंगे। तो ये कैल्शियम कार्बाइड्स जो है ये कुछ इस तरह का होता है। कैल्शियम और कार्बाइड, कार्बाइड C2 डबल माइनस, तो C ट्रिपल बॉन्ड माइनस माइनस, और ये Ca के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो एक तो इसका नाम कैल्शियम कार्बाइड, पक्का याद हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। दूसरा इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे बॉन्डिंग। तो कहीं पर भी एक लाइन खिंची होती थी तो हम लोग सिग्मा कह देते थे, और मल्टीपल होता था तो एक सिग्मा और दूसरा पाई। याद है ना भाई? अकेला एक लाइन तो सिग्मा, 2 हुए तो एक सिग्मा और दूसरा पाई, 3 हुए तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो सिग्मा पाई कैलकुलेट करना आता है हम लोगों को। तो अब इसमें अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई पूछे तो ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनको हम इस तरीके से क्लोज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक लूप के रूप में, ठीक है। वो इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ेंगे लूप वाली बात, कहानी पूरी, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों आयनिक हैं, मतलब इसमें जो बॉन्ड आपको बताना है इनके बीच का, तो ये बॉन्ड हो गया सिग्मा और ये 2 हो गए पाई। तो टोटल इसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अब देखिए ये हो गया नीट का क्वेश्चन, इतना आसान सा कैल्शियम कार्बाइड की कहानी हो गई। तो कोल्बे ने ये कैल्शियम कार्बाइड एकदम चट्टान जैसा
ठीक है ना। तो कोई कह नहीं सकता कि भैया ये लिविंग सिस्टम का है, और इस पे पानी डाल दिया, वाटर से रिएक्शन करा दिया। वाटर हम लोग लिख सकते हैं HOH में हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको निगेटिव मान सकते हैं, ऐसा करते हैं ना, H प्लस OH माइनस। अच्छा देखो ऐसे लिखते ही आपको दिख जाएगा कि क्या बनने वाला है। ये बेचारा प्लस है तो ये किसको बुला रहा होगा, तेजी से गा रहा होगा आओ आओ एनायन आओ, और ये बेचारा माइनस वाला है, ये किसको बुला रहा होगा, ये भी कह रहा होगा कैटायन आओ। तो बस आना जाना हो गया, और आना जाना हुआ तो देखो ये किस में बदल गए। ये देखो यहां पे भाई ये परिवर्तन हो गया, क्या बन गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां H आ गए, यहां H आ गए। अच्छा प्लस Ca के साथ 2 OH आए। अच्छा 2 OH आए तो ऐसे लिखेंगे ना, वो सिस्टम आपको पता है, इनकी खोपड़ी वाला इधर, इनकी खोपड़ी वाला इधर, ऐसे ही तो फार्मूले बनाता था अपने क्लासेस में। हाँ आप सब समझ रहे हैं। तो ये बन गया। अब देखो इसमें क्या बना, ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन में भी पाई बॉन्ड वाला, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना तो बेसिक आप सबको पता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फार्मूले से मैच करेंगे तो ये एल्काइन हो जाएगा, और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर है ये, तो ये एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन है। अच्छा खतरनाक है, जलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा हीट देता है, एसिटिलिनिक फ्लेम कहते हैं। कहानी बताएंगे इसकी भी जब चर्चा करेंगे। तो ये एसिटिलीन बन गया, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कोल्बे ने इसको जो है नहीं सामने रखा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है। हो सकता है ध्यान नहीं जाता, बुद्धिमान आदमी था। एसिटिलीन को उसने फर्दर रिएक्ट कराया 1% HgSO4 और 40% H2SO4। अच्छा देखो इन भयानक लोगों से डरने की बात नहीं, 1% HgSO4 और 40% H2SO4, इतने को कुर्चोफ्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कुर्चोफ्स रिएजेंट, ठीक, कुर्चोफ्स रिएजेंट। तो ये कुर्चोफ्स रिएजेंट, और इसका मतलब बहुत छोटा सा, इसका मतलब कि अनसैचुरेटेड वाले में, पाई बॉन्ड वाले में आप H और OH जोड़ दो। क्या जोड़ दो, H और OH। तो अभी ये बेचारा सिमेट्रिकल है, कोई रूल की जरूरत नहीं, ये पाई तोड़ा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यहां ये साझे वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी एक की तरफ भेज दिया, इधर माइनस इधर प्लस। वो भी कहानी है कि इनमें से कोई आएगा कहेगा झगड़ा कराएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि टूट गया। तो इधर माइनस इधर प्लस, माइनस है तो इधर क्या जुड़ जाएगा, किसको बुलाएगा, H प्लस को, इधर प्लस है तो किसको बुलाएगा, OH को। तो ये देखो किसमें बदल गया, CH डबल बॉन्ड CH, यहां एक H आ गया और यहां OH। अच्छा इसको पढ़ोगे ना तो इथेनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, इथेनॉल। ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड है यार, तो इथीन और इसमें OH है तो R, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है, भारी तो नहीं महसूस हो रहा है, आसान सा सिंपल सा। ये क्या था, कैल्शियम कार्बाइड, वाटर से रिएक्शन कराया, क्या बन गया, एसिटिलीन। एसिटिलीन को किससे रिएक्ट कराया, 1% HgSO4, 40% H2SO4, क्या है, कुर्चोफ्स रिएजेंट, जोड़ दिया क्या, H और OH, क्या बन गया, इथेनॉल। अब देखो ये जो इथेनॉल है ना, इस बेचारे के साथ भी तमाम सारी बातें, तमाम सारे इससे जुड़े हुए किस्से। ये बेचारा स्टेबल नहीं रहता, इसको अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो यूरिया की कहानी कहा ना, टाटोमेरिज्म वाली, वैसा ही कुछ फिर यहाँ इसमें ये जो H है ना, OH के साथ इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ये बैक हो जाता है गाते हुए, आप लौट चले, ठीक है ना, O के साथ निभ नहीं रही है, तो ये फिर से बैक। और जब ये बैक हुआ
तो ये पाई भी यहां आ गया। अब देखो ये H यहां पहुंच गया तो ये क्या हो गया CH3 एकदम आराम से। ये किनारे वाला है, इधर H, इधर पहले से ही H था और ये H भी आ गया तो ये CH3 हो गए। और ये C, ये H और ये बेचारा O, ये H चला गया है तो ये डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड CHO। आप में से कुछ लोगों को याद होगा फंक्शनल ग्रुप। CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं, COOH को एसिड कहते हैं, तो ये CHO ये एसिड एल्डिहाइड बन गया। और इसको भी रिपोर्ट नहीं किया, उसने इसको ऑक्सीडाइज किया। ये एसिड एल्डिहाइड इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से। KMnO4 पता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम। तो ये ऑक्सीजन एटम O बेचारा की में से टहलते हुए यहां आ गया। देखो ध्यान से, ये ऑक्सीडेशन हो गया। एल्डिहाइड बेचारा ना एकदम बिल्कुल हमेशा तैयार रहता है, कहीं से ऑक्सीजन मिले और वो लंबा खींच ले, प्राणायाम कर ले, सारा का सारा ऑक्सीजन ले ले। तो एल्डिहाइड तुरंत इस ऑक्सीजन को लिया और किस में बदल गया देखो। तो ये है CH3 और ये क्या बन गया C डबल बॉन्ड O और यहां नया ऑक्सीजन आ गया OH और ये आपका हो गया एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड की बात हुई और ये वो कंपाउंड हो गया। अब इससे एलिगेशन भी दूर हो गया। तो ये एक अच्छी खोज रही, जो है एक सिंथेसिस रही। इसके बाद एक साहब आए, उन्होंने सीधे सीधे CH4 ही बना दिया लैब में। बर्थेलॉट, ठीक है, हिंदी में हम थोड़ा नाम बिगाड़ के बर्थोल बोलते हैं। तो बर्थेलॉट ने CH4 बना दिया। अब ये जो CH4 है ना, इसको पेरेंटल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेरेंटल हाइड्रोकार्बन PSC है बेचारा ये, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो उसमें भी मीथेन आपको आएगा कहीं पे एकदम शुरुआती दौर में। तो ये फिलहाल जो मीथेन है इसको पेरेंटल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जनक है ये, ठीक है। इससे बाकी सब बने हुए हैं। तो मीथेन बन गया तो इससे आप कोई भी कंपाउंड बड़े आसानी से बना सकते हो। और प्रूफ हो गया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में आसानी से बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई मिस्टीरियस फोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दे दनादन ऑर्गेनिक के कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किए जाने लगे, या तो बनाया गया या जो है आइसोलेट किया गया। कुछ आपको याद रखना है, जैसे एप्पल है, जैसे हॉर्स यूरिन है, जैसे सिट्रस फ्रूट है, यूरिन है, इनमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं? जैसे एप्पल है, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। हॉर्स यूरिन है, इसमें हिप्यूरिक एसिड पाया जाता है। हिप्यूरिक, फल खाने वालों में जो है इसका कंटेंट थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो हिप्यूरिक एसिड। ऐसे सिट्रस फ्रूट, ठीक है ना, यूरिन में मेजर कंपोनेंट। तो ये सब आप बायो में और पढ़ेंगे, और सारा इस सीरीज को आप बहुत लंबा कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट की बात है। अब जब कंपाउंड खूब बनने लगे ना, तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई इस कार्बन में ऐसी क्या बात है, ये नन्हा सा घर होगा, बनाया है ना हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल बनाया है। अब इसमें ठीक बीच में ये बेचारा कार्बन। अच्छा, इस घरौंदे में कुछ लोग बेचारे नीचे की अलग से रख दिए गए उठा करके, चल भैया अलग रहे, हाँ बहुत रेस वेस निकालते थे। तो ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा गया है, बहुत सारे किस्से कहानियां पढ़ा गया होगा, ठीक है।
प्राउस्ट से शुरू किया गया होगा, फिर डोबेराइनर पे आया गया होगा, हाँ, मेंडलीव साहब की बात की गई होगी, फिर लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म की बात की गई होगी, और इसमें भी कहा गया होगा कि अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ऐसे ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट खासकर एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, इन सब से रिलेटेड सर ने तमाम बातें आपको कराई होंगी। अब एक छोटी सी बात, ये अकेला कार्बन, और मान लीजिए अभी टोटल 118 एलिमेंट, तो उनमें ये अकेला भारी क्यों पड़ रहा है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड इसके क्यों लैब में बड़े आसानी से बनाए जा रहे हैं, कॉज ऑफ एबंडेंस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली बात जिसकी हम लोग को चर्चा करनी है वो है कॉज ऑफ एबंडेंस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा देखिए, जब ये कार्यवाही दिया गया ना तो पहला रूट था, मुख्य वजह दे दी गई कैटिनेशन। अपने हिंदी वाले ना इसको कहते हैं श्रृंखलित होने का गुण। श्रृंखला बनाना, चेन बनाना। अच्छा, जब हिंदी वाला कहता हूं ना तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, ठीक है ना, तो कुछ अलग ना समझना, कैटिनेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, इस कैटिनेशन के अलावा लोगों ने कहा कि ये पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऐसी है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेट्रावैलेंसी, ये बड़ा काम है, टेट्रावैलेंसी। तीसरा लोगों ने कहा कि आइसोमेरिज्म, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से तमाम कंपाउंड, और चौथा कहा रेजोनेंस का। ये वो चार फैक्टर हैं जो इस कार्बन एटम को यूनिक बना देते हैं। सी यूनिक हो जाता है इन चार वजहों से, लेकिन एक वजह, मुख्य वजह पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, कैटिनेशन, ठीक है। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, अपने ही एटम से जुड़ते जाना, और जो खुद से जुड़ता है ना निश्चित रूप से वो यूनिक होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सेल्फ से जुड़ना, अपने से जुड़ना, ठीक है। तो ये कार्बन में यूनिक है, आप देखोगे, पाओगे, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कॉज ऑफ एबंडेंस अमाउंट, तो ये 4 पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला कैटिनेशन, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेट्रावैलेंसी, थर्ड आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ रेजोनेंस। इसमें ये दो टॉपिक ना, रेजोनेंस और आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस और आइसोमेरिज्म, ये बड़े कमाल के टॉपिक, तो खूब अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, कुछ बातें किया, ठीक है ना, आपको बताया है कि अपनी शैली में बातें करेंगे और उसके बाद कुछ लिखवाएंगे भी। तो जो लिखने वाला रहेगा वो प्रिसाइज रहेगा, वो नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल भी हो जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में भी आप जो है डाउनलोड कर सकेंगे। और ये सब कुछ चीजें सुनने की, और सुनने के बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे नीट में पूछे जाते हैं वो आप तुरंत बता दोगे। जैसे अब हम पूछें कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई, तो कुछ बताना थोड़ी है, आप तुरंत बता दोगे कि 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। पूछा जाए कैल्शियम कार्बाइड कैसा कंपाउंड, आयनिक कोवैलेंट, आप कहोगे एक बॉन्ड आयनिक तो 100% कंपाउंड आयनिक। हम पूछ लें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, तो आप तुरंत बता दोगे क्या, यूरिया, यूरिया में CO का हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे आप सिग्मा पाई की बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे तमाम छोटी छोटी बातों की चर्चाएं की जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बातों ही बातों में आपको अच्छी लगने लगी। आज का ये पहला लेक्चर था, इंट्रो लेक्चर था, उम्मीद है पसंद आया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।